दोस्तों पिछले कुछ वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि R15 V3 जो कि एक 155 सीसी की स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल है वो बहुत ही अमेजिंग ड्राइव डायनेमिक्स ऑफर करती है हाई स्पीड पर। और ये गाड़ी लगभग 135 से 140 किलोमीटर तक की स्पीड अचीव कर चुकी है कई सारे राइडर्स के साथ में। लेकिन क्या बातें हैं जो इस गाड़ी को इतना स्पेशल बनाती है, इतना फेवरेट बनाती है ऑल ओवर इंडिया में? क्या वो इसका स्लीपर क्लच है, या इसका VVA टेक्नोलॉजी है, या उसका डेल्टा बॉक्स चासी है? वैसे VVA यानी वेरिएबल वाल्व एक्चुएशन तो कई दशकों से है मोटरसाइकिल इंडस्ट्री में, लेकिन इसके पहले कि मैं आपको डिटेल में बताऊं VVA टेक्नोलॉजी या इसकी क्लच असेंबली के बारे में, पहले मैं आपको इस बाइक के ओनर से इसके एक्रोपोविक एग्जॉस्ट के इंस्टॉलेशन के बारे में कुछ बता देता हूं। भाई ने ये लगाया है एक्रोपोविक, अमेजोन से लाया था क्या? नहीं, मैंने करोल बाग दिल्ली से मंगाया हुआ है। ये लगभग 9,000 रुपये का सेटअप पड़ा है। इसमें 9,000 रुपये में ये एक्रोपोविक फर्स्ट कॉपी एग्जॉस्ट मिला। उसके बाद में अंदर जो है कैटलिटिक कन्वर्टर भी है। आई डोंट नो आप लोगों को नज़र आएगा या नहीं, वहाँ पर एक जाली है और एक डीबी किलर भी है साथ में जो इन्होंने निकाल के रखा हुआ है। अगर इसमें लगा कर रखें चाहें तो ऑडियो थोड़ा सा और कम हो जाए और चांसेस कम हो जाए आपके चालान कटने के। बट ओवरऑल गाड़ी को चलाने में अगर आप रेविंग वगैरह ध्यान से करो तो साउंड ज़्यादा नहीं आएगा और तकलीफ भी नहीं आएगी। कॉस्ट इसकी लगभग 9,000 रुपये पड़ गई। और आपने कल क्या लगाया इसमें? कैटलिटिक कन्वर्टर। अच्छा, कल लगाया। वो कहाँ से? अमेजोन से आया क्या? कैटलिटिक कन्वर्टर अमेजोन से आया है और वो मिला के 9,000 का खर्चा टोटल हो गया। ओके, तो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं रहा ये और एक्सपीरियंस भी बढ़िया रहा। मेरे आगे आने वाले परफॉर्मेंस वीडियोज़ में आप इसका साउंड देखोगे। एक बार इसको चालू करो ब्रदर। आइडल साउंड है ये। बहुत बढ़िया साउंड है, बहुत ही बढ़िया, बहुत लाउड साउंड है। और सबको रिकमेंड नहीं कर सकता ये चीज़, क्योंकि कोई ना परेशानी में पड़ सकते हो आप पुलिस चेकिंग वगैरह में। बट अगर आपको यकीन है कि आप प्यार से और संभाल के चला सकते हो और पुलिस वालों से मुसीबत से दूर रह सकते हो तो इसको लगाना। इसके बारे में डिटेल मैं आपको बाद में दूंगा। सो अब बात करते हैं गाड़ी में टेक्निकल एडवांसमेंट्स क्या हैं। और सबसे पहले देखेंगे इसके रेसिंग DNA को। जो नई जनरेशन के R15 है यानी कि वर्जन 3.0, इस गाड़ी में रेसिंग फीचर्स कुछ और ज़्यादा इंप्रूव किए गए हैं यामाहा की तरफ से। वैसे तो R15 का पूरा नाम है यामाहा YZF R15 और ये गाड़ी पूरी यामाहा YZF सीरीज के रेसिंग DNA को बहुत अच्छे से कैरी करती है, जिसमें कि इसका स्लीपर क्लच सिस्टम भी शामिल है। क्लच असिस्ट और स्लीपर टाइप का जो क्लच है वो मैकेनिकल एनहांसमेंट ऑफर करता है क्लच असेंबली के अंदर, जो मोस्टली सिर्फ आपको हाई ड्राइविंग कैरेक्टर वाली रेसिंग मोटरसाइकिल में देखने को मिलेगा या फिर R15 जैसी बाइक में देखने को मिलेगा। R15 में जो क्लच असेंबली है वो वैसे तो काफ़ी हद तक सिमिलर है कॉमन टाइप की क्लच असेंबली से, लेकिन इसमें डिफरेंस आता है क्लच हब में या मोर स्पेसिफिकली कहूँ तो इनर हब में और इसके क्लच के प्रेशर प्लेट वाले डिज़ाइन में। इन दोनों के यानी कि क्लच हब और प्रेशर प्लेट के जो स्लाइडिंग सर्फेसेस होते हैं उसमें कर्व्ड नॉचेस यानी कि रैम्स आती हैं। इन नॉचेस की वजह से प्रेशर प्लेट को आउटर डायरेक्शन को काउंटर करते हुए स्लाइड करने का मौका मिल पाता है। और इसकी क्लच असेंबली जो है वो प्रेशर प्लेट को होल्ड करके रखती है, इवन अगर आप आधा क्लच लीवर दबाएं या आप उसका भी आधा क्लच दबाएं। और इसी की वजह से आपको बहुत ज़्यादा बेहतर असिस्ट कर पाता है और बहुत ही लिमिटेड स्लिपेज अलाउ करता है काउंटर डायरेक्शन में। इसको और डिटेल में हम आगे समझेंगे। जनरली क्या होता है, जिस गाड़ी के क्लच सिस्टम में असिस्ट फंक्शन हो और स्लीपर टाइप क्लच हो, उन मोटरसाइकिल्स में दो बेसिक फीचर्स होते हैं। एक होता है जो क्लच सिस्टम में असिस्टिंग का काम करता है और प्रिवेंट करता है क्लच स्लीपेज को जब रफ राइडिंग चल रही होती है या बहुत ही हाई ड्राइविंग चल रही होती है, हाफ क्लच कंडीशन में भी राइडिंग हो रही होती है। वहाँ आपकी क्लच की और गियर बॉक्स की लाइफ इंप्रूव करने के लिए ये सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लच राइडिंग एक ऐसा फंक्शन है जो साधारण बाइक में गाड़ी के इंजन को लॉन्ग टर्म में किल कर देती है और बहुत सारे न्यूबी राइडर्स उसी की वजह से अपनी गाड़ी को बहुत सालों तक अच्छी कंडीशन में नहीं रख पाते। सेकेंडली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये सिस्टम प्रिवेंट करता है सडन रियर व्हील लॉकिंग को भी और अलाउ कर देता है क्लच स्लीपेज को, लेकिन सिर्फ तब जब आप अग्रेसिव राइडिंग कर रहे हो और आप ओवर ड्राइविंग भी कर रहे थे, एक्सट्रीम कॉर्नरिंग भी कर रहे थे और सडनली आपने डाउन शिफ्टिंग एकदम से चालू कर दी अग्रेसिवली। यानी समझ लीजिए आप 5वें 6वें गियर पर चला रहे होते आपने सडनली डाउन शिफ्टिंग 4थे या 3रे गियर तक ला दी, क्योंकि आपको RPM बढ़ाने की इच्छा हुई थी, सडन पिकअप की आप तैयारी करना चाहते थे, आपसे गलती से डाउन शिफ्टिंग भी हो गई हो गियर रेशियोज को ना समझते हुए, तब ये गाड़ी का सिस्टम इंजन ब्रेकिंग की वजह से आपके इसके रियर व्हील को लॉक नहीं होने देगा, स्किडिंग से बचा लेगा गाड़ी को। और वो एक चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प करती है जब आप सीख रहे होते हैं अग्रेसिव राइडिंग को। इसके अलावा एक्सपीरियंस राइडर को इंजन ब्रेकिंग को सही तरीके से और एफिशिएंटली यूज़ करने के लिए भी ये वाला सिस्टम बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। वैसे तो कई लोग जानते हैं कि यामाहा R15 V3 जो है उसे डिज़ाइन किया ही गया था YZF R6 और R3 के ही डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली और उन्हीं के कई सारे फीचर्स भी इस गाड़ी में दिए गए हैं
ऑब्वियसली इंजन पावर तो मैच नहीं होगी, बट कई सारे रेसिंग रिलेटेड फीचर्स मैच करेंगे। इसी वजह से जो R15 का 155 सीसी वाला SOHC इंजन है वो एक हाई रेविंग इंजन है और वो बहुत ही अच्छी पावर और टॉर्क जनरेट कर पाता है। इवन 10,000 RPM क्रॉस करना इस गाड़ी में बहुत ज़्यादा ईजी है। 155 सीसी होने के बावजूद ये 200 सीसी और 250 सीसी की भी कई बाइक से बेहतर परफॉर्म कर पाती है हाई RPMs पर। उसके पीछे शामिल है VVA टेक्नोलॉजी, जिसकी डिटेलिंग में आपको और आगे समझाता हूँ। अभी तक इतना तो हम समझ गए हैं कि ये जो गाड़ी है ये रेसिंग रिलेटेड फीचर्स की वजह से ट्रैक रेडी लगती है और ट्रैक पर चलाने के लिए भी काफ़ी हद तक ये गाड़ी काम की साबित होती है। एटलीस्ट न्यूबीज के लिए तो ये बहुत बढ़िया है, क्योंकि पावर इसका लिमिटेड नहीं है, क्योंकि पावर इसका R3 और R6 जैसा बहुत ज़्यादा अग्रेसिव भी नहीं है, स्कैरी भी नहीं है और किसी एवरेज 150 सीसी बाइक से तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। इसके फ्लश फीचर की वजह से काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट इसके कैपेबिलिटी में हुआ है और इसकी वजह से एजिलिटी बहुत ज़्यादा मिल जाती है अग्रेसिव राइडिंग के टाइम पे, और स्पोर्ट्स स्टाइलिंग में मिलती है वो भी। मैं कई बार बोल भी चुका हूँ कि ये जो बाइक है ये एक्चुअल में बहुत अच्छी स्पोर्ट्स बाइक वाली फीलिंग दे देती है 155 सीसी होने के बावजूद। ऐसा नहीं कि सिर्फ 155 सीसी का इंजन डाल के आपको स्पोर्ट्स स्टाइलिंग की बॉडी दे दी है। एक्चुअल में इसमें राइडिंग फीचर्स और इंजन के अंदर टेक्नोलॉजीज काफ़ी सारी दी हुई है, उसकी वजह से भी हेल्प मिलती है। अग्रेसिव और शार्प राइडिंग के अलावा ये गाड़ी सेफ्टी भी बहुत अच्छा अश्योर कर लेती है। थैंक यामाहा की इसमें 140 mm के रियर रेडियल टायर मिलते हैं और 110 mm के फ्रंट रेडियल टायर भी मिल जाते हैं। अब बात करते हैं सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर R15 V3 के, जो है VVA टेक्नोलॉजी। VVA यानी वेरिएबल वाल्व एक्चुएशन सिस्टम। समझ ही गए होंगे नाम से कि वाल्व रिलेटेड कुछ चीज़ है, बट एग्जैक्टली इसका फंक्शन क्या होता है। अगर आप कार्स का नॉलेज रखते हैं तो आपको बेसिकली टर्बोचार्जर के बारे में थोड़ा बहुत पता होगा कि जिस गाड़ी में टर्बोचार्जर है वो ज़्यादा अच्छी स्पीड जनरेट कर पाती है। VVA टेक्नोलॉजी भी कार के टर्बोचार्जर की तरह ही काम करती है बाइक्स में, ताकि जब आप हायर RPMs पर जाएं तो आपको ज़्यादा एयर इनटेक भी मिल सके, ज़्यादा पावर आउटपुट हो सके और अग्रेसिव राइड एक्सपीरियंस मिल सके। VVA जैसी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी साल 2019 तक के इतनी स्मॉल सीसी बाइक यानी R15 V3 तक में आ गई थी, जबकि ये टेक्नोलॉजी रेयर भी है और सिर्फ बड़ी मोटरसाइकिल्स में ज़्यादा देखने में मिलती है। ये कौन सी मोटरसाइकिल्स में आप देख सकते हो, जैसे BMW की R1200 GS है, 2019 में जो लॉन्च हुई थी S1000RR उसमें भी है। तो आज हम लोग जानेंगे R15 V3 के VVA टेक्नोलॉजी की थोड़ी और डिटेल्स, ताकि आपको समझ में आए कि R15 को स्पेशल बनाने में इस टेक्नोलॉजी का कितना बड़ा हाथ है। VVA टेक्नोलॉजी जो है वो वाल्व ऑपरेशन का अलग अलग टाइमिंग अलाउ करती है, थ्रॉटल या RPM के कंडीशंस को कंसिडर करते हुए। लेकिन इसके वर्किंग को समझने के पहले कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग इंजन के बारे में आ जानी चाहिए हमें। जो इंटरनल कंबशन इंजन होता है बाइक का, उसमें या तो 2 वाल्व्स मिलेंगे या फिर 4 वाल्व्स मिलेंगे। आप कभी भी कोई बाइक की टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस पढ़ते वक्त देख सकते हो कि किसी में आपको 2 वाल्व्स दिखती हैं और जो बड़ी और महंगी मोटरसाइकिल होती है 300-400 सीसी वाली, उसमें 4 वाल्व्स मिलते हैं। दिस इज एक्चुअली बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ बाइक्स। अगर एक 2 वाल्व सेटअप आप देखना चाहते हो तो आपको मोस्टली बजट फ्रेंडली मोटरसाइकिल्स में देखने को मिलेंगी, जो डेली कम्यूटिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल होती है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 150 सीसी की बाइक शामिल रहेंगी, कभी कभी 160-180 भी हो सकती है, क्योंकि वो बाइक्स मोस्टली लो एंड टॉर्क यानी कि इनिशियल पिकअप और फ्यूल एफिशिएंसी फोकस्ड होती हैं। हमारी यामाहा FZ में भी 2 वाल्व्स ही मिलते हैं, लेकिन जो 4 वाल्व कॉन्फ़िगरेशन होते हैं वो ऑफर किए जाते हैं परफॉर्मेंस ओरिएंटेड मोटरसाइकिल्स में, जिसमें टॉप एंड ग्रंट चाहिए होता है, यानी टॉप एंड में अग्रेशन चाहिए, एक्टिवनेस चाहिए। वाल्व्स जो होते हैं वो इंजन के अंदर वर्क करते हैं फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के साथ मिलकर, लेकिन वाल्व्स की जो ओपनिंग और क्लोजिंग है इसको ऑपरेट करने के लिए एक ओवरहेड कैम शाफ्ट लगी होती है इंजन के ऊपर, और वो शाफ्ट कभी सिंगल हेड भी हो सकती है, कभी डबल हेड भी हो सकती है। सिंगल हेड भी अच्छी है, डबल हेड भी अच्छी है, डिपेंडिंग ऑन कितने बड़े सीसी की मोटरसाइकिल है, कितना पावर आउटपुट रिक्वायर्ड है। बेसिकली 4 वाल्व्स होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये जो कैम शाफ्ट होती है ये कंट्रोल करती है कि कितना एयर फ्यूल मिक्सचर रेशो जो है वो बन करके जाएगा आपके इंजन में, और इसके अलावा जो इंजन आउटलेट से एग्जॉस्ट गैसेस निकलती हैं उस पर भी इनका कंट्रोल होता है। 2 वाल्व सेटअप में तो इनटेक के लिए 1 वाल्व होती है और आउटलेट के लिए 1 वाल्व होती है, लेकिन जो 4 वाल्व सेटअप होते हैं उसमें 2 बड़ी वाल्व रखी जाती हैं इनटेक के लिए और 2 छोटी वाल्व रखी जाती हैं एग्जॉस्ट के पास में। ये कॉन्फ़िगरेशन ओवरऑल स्मॉलर डायमेंशन की लगती है और लाइटर मास की होती है कंपेयर टू 2 वाल्व कॉन्फ़िगरेशन, बट इसी की वजह से वाल्व्स का मूवमेंट बहुत फ्री हो जाता है और फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसी की वजह से जब आप हायर RPM पर जाते हो तो इंजन को बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस, बहुत बेहतरीन एक्सेलरेशन करके मिलता है, क्योंकि वाल्व्स बहुत एक्टिवली वर्क कर रहे होते हैं। लेकिन ये जो इतना प्रिसाइज कंट्रोल है वाल्व्स की ओपनिंग और क्लोजिंग पर, इसको वाल्व टाइमिंग कहा जाता है, और ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल भी होता है इंजन के परफॉर्मेंस के लिए। और जो इंजन के ऊपर कैम शाफ्ट लगा होता है, जिसको मैंने SOHC और DOHC में सबको एक्सप्लेन किया, वो कैम शाफ्ट, ये 4 वाल्व्स और जो इंजन सिलेंडर के अंदर लगे होते हैं वो पिस्टन्स, और जो क्रैंक शाफ्ट लगा होता है गाड़ी का एक्चुअल मूवमेंट बनाने के लिए, ये सब मिलकर के काम करते हैं ताकि कंबशन प्रॉपर होता रह सके सिलेंडर के अंदर,
सिलेंडर तो आप जानते ही हो, सिंगल सिलेंडर होते हैं ज़्यादातर मोटरसाइकिल्स में, और ज़्यादा पावरफुल मोटरसाइकिल होगी जैसे कुछ पैरेलल ट्विन वाली मोटरसाइकिल होती है, फॉर एग्जांपल निंजा 300, इंटरसेप्टर 650, यामाहा R3, इस तरह की बाइक्स में आपको 2 सिलेंडर देखने को मिलते हैं। तो सिंगल सिलेंडर मोस्ट कॉमन है, उसकी बात करें, उस सिंगल सिलेंडर के अंदर जो कंबशन होता है फ्यूल और एयर का, उसके लिए कैमशाफ्ट, वाल्व, पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट बहुत बढ़िया साथ में काम करते हैं, और इसके लिए सबकी टाइमिंग को बहुत अच्छे से मैनेज किया जाता है। इनमें अगर किसी भी तरह की इनकन्सिस्टेंसी हुई ऑपरेशन के दौरान, तो उससे आपका कंबशन इम्प्रॉपर हो जाएगा, फ्यूल इकोनॉमी तो घटिया मिलेगी, पावर आउटपुट भी जहां अच्छा मिलना चाहिए वहां घटिया मिलेगा, लैग महसूस होगा आपको। मोटरसाइकिल में लैग बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। 4 व्हीलर में एक घड़ी समझ में आ जाएगा क्योंकि बहुत सारी पावर होती है वहाँ पर, मोटरसाइकिल में ऑलरेडी पावर लिमिटेड होती है, तो अच्छे से और एफिशिएंटली डिलीवर होकर मिले, पावर ऑन डिमांड मिले तो बहुत मज़ा आता है। और वो पावर ऑन डिमांड फीचर जो है ना, वो परफॉर्मेंस मोटरसाइकिल में और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए 4 वाल्व का सेटअप होने के साथ साथ अच्छी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है सभी कंपोनेंट्स की, क्योंकि एक भी कंपोनेंट बराबर वर्क नहीं करेगा तो इंजन मिसफायर तक हो सकता है। अब VVI टेक्नोलॉजी पर थोड़ा और फोकस करें तो इस सिस्टम का बेसिक फीचर क्या होता है कि आपको 2 अलग अलग तरह की टाइमिंग अलाउ करता है इनटेक वाल्व ऑपरेशन की, और ये 2 अलग अलग टाइमिंग 2 अलग अलग RPM बैंड के हिसाब से होती है और थ्रॉटल की पोजीशन के हिसाब से डिटेक्ट होकर के फंक्शन करती है। इसीलिए तो इसे वेरिएबल वाल्व एक्चुएशन कहते हैं। वैसे इसे वेरिएबल वाल्व टाइमिंग भी कहा जा सकता है, क्योंकि VVT और VVA बहुत डिफरेंट नहीं है, टर्म्स अलग अलग हैं, मीनिंग दोनों का सेम है। यामाहा R15 V3 में जो VVA मैकेनिज्म लगा हुआ है, वो मैकेनिकली मेंटेन करता है 2 अलग अलग साइज के कैमशाफ्ट को इनटेक वाल्व के ऊपर। जो रेगुलर साइज का है ना, नॉर्मल बाकी सभी बाइक्स में होने वाला जो साइज का कैमशाफ्ट होता है, वो लोअर RPM से मिड रेंज RPM तक के वर्क कर लेता है वाल्व के साथ में। लेकिन जो दूसरा वाला कैमशाफ्ट है, जो कि बड़ा भी है, वो शुरू हो जाता है और एक्टिवेट कर देता है VVA को जब डिटेक्ट होता है कि मिड रेंज से बहुत अग्रेसिवली हाई RPM की तरफ अपना थ्रॉटल बढ़ रहा है। इसका मतलब जब आप हाई RPM पर अग्रेसिवली राइड कर रहे हो, गाड़ी को परफॉर्मेंस के लिए लेकर जा रहे हो, ट्रैक पर चला रहे हो, या फिर आप हाईवे पर हाई स्पीडिंग पर चलाने के लिए लेकर निकले हो गाड़ी को, स्पेशली द R15 V3, तब VVA टेक्नोलॉजी ऑटोमेटिकली अपने थ्रॉटल रिस्पॉन्स को डिटेक्ट करके सेकेंड यानी कि लार्जर कैमशाफ्ट को एक्टिवेट कर देती है। फिर वो बड़े वाले वाल्व्स को इस्तेमाल करते हुए अच्छी वाल्व टाइमिंग देने लग जाता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है उनके एक्शन की, और फिर अकॉर्डिंगली आपको अग्रेसिव RPMs के साथ में अग्रेसिव एक्सेलरेशन मिलता है। ये जो स्विचिंग होती है छोटे कैमशाफ्ट से बड़े कैमशाफ्ट की तरफ, ये 6000 से 7500 RPMs के बीच में होती है, और जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाता है RPMs, वैसे वैसे ये वर्किंग बहुत अच्छे से चलती रहती है। वैसे ये RPM रेंज जो है ये ओडोमीटर की सेटिंग्स में प्रोग्रामिंग करके बदली भी जा सकती है, बट आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि बेसिक सेटिंग बहुत अच्छे से करके दी है यामाहा ने R15 के अंदर। अब बेनिफिट्स भी अगर देखें VVA टेक्नोलॉजी की कि आपको बेसिकली बेनिफिट क्या मिलता है, वैसे तो मैंने हर एक फीचर समझाते हुए बताया, बट थोड़ा डिटेल में अगर समझाऊँ इस वीडियो को एंड करने के पहले, तो VVA टेक्नोलॉजी अलग अलग वाल्व टाइमिंग जो अलाउ करती हैं RPM बैंड के हिसाब से, वो लोअर RPM पर स्टैंडर्ड एयर इनटेक टाइमिंग अलाउ करने की वजह से आपको लो कंबस्टन वाली साइकिल बनाकर देने के लिए काफ़ी है। इसलिए वहाँ पर फ्यूल एफिशिएंसी बढ़िया हो जाती है। मतलब आप नहीं भगा रहे हो गाड़ी, तो आपकी गाड़ी का इंजन कितना भी बड़ा हो, फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी ही मिलेगी। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट यामाहा, दिस एक्चुअली हैपेंस। लेकिन जब आप हाई RPM पर जाते हो, एक्सटेंडेड एयर एंट्रेंस हो जाती है सिलेंडर के अंदर, तब ज़्यादा अच्छा एयर फ्यूल मिक्सचर रेशियो बन करके आता है कंपेरेटिवली, और फिर ज़्यादा कंप्रेशन हो पाता है, ज़्यादा फ्यूल बर्न हो पाता है, ज़्यादा एफिशिएंट कंबस्शन हो पाता है। इसकी वजह से ज़्यादा पावर और ज़्यादा टॉर्क भी जनरेट हो पाता है इंजन के अंदर, और ये होता है सिर्फ हाई RPM कंडीशंस में ही। यानी कि जब आप चाहते हो कि पावर ऑन डिमांड मिले, तो आपके थ्रॉटल रिस्पॉन्स से ये सिस्टम वर्क करेगा और बढ़िया पावर आउटपुट निकाल कर देगा। और यही वजह है कि जब आप यामाहा R15 को लेकर के निकलते हो हाईवे पर, कभी किसी की ड्रैग रेस में भी देखना, जो करने का मैं रिकमेंडेशन नहीं देता, बट आपको अग्रेसिव राइडिंग का आइडिया उसमें से आ जाएगा, तो आपको समझ में आएगा कि ये बहुत हाई RPMs पर जाने के लिए यामाहा R15 बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। 10,000 RPMs तो इस गाड़ी के लिए कुछ भी नहीं है, इसके ऊपर भी जाती है और बहुत अच्छे से हैंडल कर लेती है सिचुएशन। एंड इंजन बहुत ज़्यादा हैसल कर रहा है, बहुत एफर्ट लगा रहा है हाई RPM पर, ऐसा लगता ही नहीं है। ऐसा लगता है इस गाड़ी के लिए तो नॉर्मल ही है, और अभी भी पीक टॉर्क अचीव होने के लिए बहुत सारा RPM रेंज बचा हुआ है, ऐसा फील होता है। इतना एक्टिव लगता है हाई RPM पर भी ये गाड़ी का इंजन, और वो एक्टिव होने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न जो है वो है इसका VVA टेक्नोलॉजी। स्लीपर क्लच की वजह से अप शिफ्ट डाउन शिफ्ट में मज़ा आता है, बट दैट्स अ डिफरेंट थिंग। एक बार आप 6th गियर पर आ गए, उसके बाद में भी अग्रेसिव राइडिंग मिल रही है और बहुत एक्टिव फील हो रहा है इंजन, उसके पीछे VVA टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा हाथ है। और ये सेम टू सेम टेक्नोलॉजी थैंक यामाहा वो आपको MT15 में भी मिलती है, क्योंकि 155cc का सेम टू सेम इंजन आपको यामाहा MT15 में भी मिलता है 4 वाल्व्स के साथ। अच्छा, VVA टेक्नोलॉजी की वजह से जब आप लो RPM पर चल रहे हो तो आपका एयर इनटेक नॉर्मल है,
यानी कि बहुत ज़्यादा अग्रेसिव राइडिंग नहीं हो रही है, अग्रेसिव एयर फ्यूल मिक्सचर रेशो कंबस्शन नहीं हो रहा है, तो आपकी फ्यूल एफिशिएंसी भी बढ़िया चल रही है और इंजन भी काफ़ी साइलेंट चल रहा है, मस्त चल रहा है, रिलैक्स चल रहा है। इसी वजह से सिटी में इस बाइक को चलाते वक्त आपको कोई डिफ़िकल्टी महसूस नहीं होती। राइडिंग पोजीशन एक अलग चीज़ है, लेकिन राइडिंग पोजीशन के साथ तो आप अडेप्ट भी कर सकते हो। इंजन जो होता है, इंजन आपको ट्रबल बार बार ना करता रहे, बार बार परेशान ना करे, इरिटेट ना करे, माइलेज कम ना दे, इसकी वजह से इसका VVA टेक्नोलॉजी आपको सिटी में भी ये बाइक अलाउ करता है चलाना। और कई लोग तो R15 और MT15 को टूरिंग एस्पेक्ट में भी बहुत ज़्यादा यूज़ करना पसंद करते हैं। मैंने इस गाड़ी का टूरिंग रिव्यू आपको ऑलरेडी दिया भी है। आने वाले वीडियोस में मैं MT15, R15 और FZ वाले राइडर्स के ग्रुप के साथ में राइडिंग करते हुए एक और इन्फॉर्मेटिव रिव्यू भी आपको दूंगा। और ऐसे कई सारे डिटेल टेक्निकल वीडियोस भी मेरे बहुत सारे आने वाले हैं। तो ऐसे सभी मेरे वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको मेरे फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। एंड अंटिल नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय एंड राइड सेफ।